हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मानव भूगोल चैप्टर 8 परिवहन एवं संचार का 5वां लेक्चर। और आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज हम मानव भूगोल के इस परिवहन एवं संचार जो चैप्टर है हमारा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। यानी पूरे चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी लोग अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो हमारा अध्याय है वह है अध्याय 8 परिवहन एवं संचार के रूप में। तो आज हम लोग इस चैप्टर को ही देखने वाले हैं, परिवहन एवं संचार। और इसमें हम लोग शुरू करेंगे पनामा नहर से आंतरिक जलमार्ग और वायु परिवहन होते हुए संचार एवं परिवहन संचार को भी हम लोग देखेंगे। यानी इसमें हम लोग संचार को भी देखेंगे, जो पाइपलाइन और जो संचार एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उन सभी को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, प्रशांत श्रीवास्तव, आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। देखिए जी, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो उससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस प्यारे से क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, जिससे आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। यहाँ से आपको इस लिंक के माध्यम से मिलेंगी बिल्कुल फ्री सारे क्लास की पीडीएफ, लेक्चर फ्री, बिल्कुल फ्री में। ये बिल्कुल आपकी फ्री है पीडीएफ। और इसी पीडीएफ के माध्यम से आप नोट्स या जो भी चीज़ें हैं बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल स्टडी भारत आर्ट्स का देखना ना भूलें। अब हम शुरू करते हैं अपने भूगोल भाग 1 मानव भूगोल के अध्याय 8 परिवहन एवं संचार को, जिसका हम लोग देख रहे हैं अध्याय नोट्स। तो हम यहाँ आ चुके हैं पनामा नहर पे। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने स्वेज नहर के बारे में देखा था। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो फिगर है कि इसमें हम पनामा नहर के बारे में बताए हैं। तो ये फिगर आपके एनसीईआरटी की ही फिगर है। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि कोलोन से लेकर के पनामा तक के इस नहर का निर्माण किया गया, जो अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के रूप में विभाजन का कार्य भी करता है। एक तरह से हम देखें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य ये नहर बनाया गया, जिससे परिवहन, जो जल परिवहन है, इसमें काफ़ी सुगमता हो गई। चलिए हम लोग इसे डिटेल में देखते हैं। तो यह नहर, देखिए पनामा नहर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम प्रशांत महासागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, कहाँ से जोड़ती है? अटलांटिक सागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य, याद रखिएगा, जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलेन के बीच हुआ। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक है, तो पनामा से कोलन के बीच में हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर के 8 किमी क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर निर्माण का नाम दिया, नहर मंडल का नाम दिया। याद रखिएगा कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। यानी 8 किलोमीटर की ये जो एरिया है, इसे ही लेकर के ये बनाया गया। ठीक है, अब देखिए जी, नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। यानी कि जो 72 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसमें जो 12 किलोमीटर है वो थोड़ी सी ज़्यादा कटान किया गया है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन बंधकों से होकर गुजरते हैं। अब जलबंधक क्या है? पानी को रोकना ही जलबंधक कहलाता है। जैसे बड़े बड़े टैंक होते हैं, हम लोग पानी टैंक में रोकते हैं, उसी प्रकार से इनके रास्ते में भी जलबंधक बनाए गए। टैंक टाइप के ही, मतलब बड़े स्तर पे जो बनाए गए हैं, उन्हें जलबंधक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए जी।
विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह 26 मीटर ऊपर एवं नीचे को पार करते हैं। यहाँ की जो आपने देखा ना कि बहुत ज़्यादा लंबी है, विभिन्न जलबंधकों से विभाजित है 12 किलोमीटर। तो वो क्या है, 26 मीटर ऊपर व नीचे ऐसे जलबंधक बनाए गए हैं। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क, याद रखिए, समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किमी की दूरी कम हो गई। सोचिए 13,000 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात है। अगर इतना कम जाना पड़ेगा तो फ्यूल भी बचेगा और उस ईंधन का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, इसके जो आवागमन में पहले पैसे ज़्यादा खर्च हुआ करते थे उस पर बचेंगे। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी क्या हुई, कम हो गई। यानी आप देख रहे हैं कि इसके बनने के कारण काफ़ी जो समुद्री दूरी है कम हो गई। सॉरी जी। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। स्वेज नहर का महत्व उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इसका है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका महत्व जो स्वेज नहर है उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंतरिक जलमार्ग, ये तो हो गए आपके जो समुद्री जलमार्ग थे वो। अब आंतरिक जलमार्ग, ऐसे जलमार्ग जो देश के अंदर नदियों, झीलों, तालाबों आदि से होकर के गुजरते हैं, उन्हें आंतरिक जलमार्ग हम लोग कहते हैं। अब इसका क्या महत्व है वो भी देख लिया जाए। तो अगर हम बात करें, देखिए पहला बिंदु जो है आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों, नहरों, झीलों तथा तटीय क्षेत्रों में प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नावें तथा स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते थे। मतलब छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे तो आपने देखा समुद्र में होते थे। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई, गहराई और जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। यानी इसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से वहाँ मतलब आवागमन है, जल का प्रवाह कैसा है, इन सभी पे निर्भर करता है आंतरिक जल प्रवाह। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ियां तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जाता है। अब इनको देखिए, देश के आंतरिक हिस्से तक पहुंचाना छोटे छोटे मार्गों से, तो ये संभव हो पाना इनके द्वारा अच्छा है, क्योंकि नदियाँ क्या है, हर जगह फैली हुई है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राज्य मार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयोग हुआ करते थे। आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों का सार्थक घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध कर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों की नौगम्यता बढ़ाया गया। यानी कि आप देख रहे हैं कहीं कहीं नदियाँ ठीक हैं, कहीं कहीं ठीक नहीं हैं, तो उनके पानी को रोक करके उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाया गया, जिससे उसमें जो परिवहन है वो अच्छे से हो सके। यानी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे हम इसके अलग अलग स्वरूप को देख सकते हैं। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ जलमार्गों को देखेंगे जो विश्व के बहुत ही फेमस जलमार्गों में से एक हैं। आप लोगों ने पहले भी नाम जरूर सुना होगा, तो हम उन्हीं में से अब कुछ को देखेंगे। ठीक है, चलिए। एक लाइन बहुत अच्छी याद आई, जैसे होते हैं ना कि कहते हैं कि शब्द तो यदा कदा चुभते ही रहते हैं। जैसे कभी कभी कोई न कोई कुछ भी बोल दिया तो बुरा लगता है ना, तो उसे ही कह रहे हैं। शब्द तो यदा कदा चुभते ही रहते हैं सबके, अगर किसी का मौन चुभ जाए तो संभल जाना। जैसे कोई भी कोई बात आपको बोल रहा है, व्यंग बोल रहा है, तो वो तो अक्सर आप चुभते रहते हैं सबके। यानी कोई न कोई बोला, घर में ही कोई बोला, किसी न किसी की बातें हमें बुरी लगती ही रहती हैं। लेकिन जिस दिन ये एहसास आपको हो जाए कि कोई शांत है, वो चीज़ें बुरी लग रही हैं, तो वो बहुत खतरनाक होती है।
ठीक है ना, मतलब बिना कुछ बोले उसके, बिना कुछ किए शांत अगर है वो बुरा लगा तो वो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए देखिए, अगर हम प्रमुख विश्व के नदी मार्गों को देखें तो इसमें आता है राइन। आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइन जलमार्ग से, तो बहुत ध्यान से इसके सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को देख लीजिएगा। राइन नदी कहाँ कहाँ है, पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किमी लंबाई नौकायन योग्य है। समुद्री पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं, समुद्री पोत कोलन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो नौ परिवहन का काम देख रहे हैं आप, वो कितना होता है, 700 किलोमीटर के अंतर्गत होता है। रूर नदी पूर्व से आकर के राइन नदी में मिलती है। अच्छा, रूर वही है जो कोयला के लिए फेमस है, आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, ठीक है। अत्यधिक संपन्न किससे, विनिर्माण यानी कि सेकेंडरी जो एक्टिविटी है उससे। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रति वर्ष 20,000 से अधिक सामुद्रिक जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों के का आदान प्रदान करते हैं। सोचिए कि इससे कितने ज़्यादा हो करके सामुद्रिक चीज़ें या हम कह लें कि सामान एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, 20,000 फिर 2 लाख, है ना। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड को औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ता है। कहाँ के औद्योगिक क्षेत्र, अटलांटिक समुद्र। दूसरी नदी है डेन्यूब नदी, ठीक है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। कहाँ बहती है, पूर्व, पूर्व दिशा की ओर बहती है। आगे देखिए, पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सोविरिन तक नौका योग्य है, मतलब पूरी तरह से नौका योग्य नहीं है, एक निश्चित सीमा तक ही इसका नौका योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ जैसे गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनें हैं। इससे होकर के, इस नदी से होकर के जो मुख्य रूप से परिवहन होता है वो किसके लिए होता है, मक्का, इमारती लकड़ी और जो क्या कहते हैं गेहूं है। अगला है वोल्गा जलमार्ग, वोल्गा नदी जलमार्ग, जिनमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रवेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। ये हो गया वोल्गा नदी का। अब देखिए, बृहद झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। बृहद झीलें किसे कहते हैं, अमेरिका और कनाडा के बीच जो 5 झीलें हैं उन्हें ही हम लोग ग्रेट लेक कहते हैं, जिनका नाम इरी, अंटारियो, मिशिगन, मिसिसिपी, मिसौरी के रूप में आता है, ठीक है। चलिए देखिए, उत्तरी अमेरिका के बृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, अंटारियो, सू नहर तथा वेलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। यह आंतरिक जलमार्गों की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी एस्चुरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक की गहरा बनाया गया, यानी ये छोटे नहर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े तो है नहीं, फिर भी इनको 3.5 मीटर गहराई तक बनाया गया है। यहाँ से जैसे जो हम कह लें कि व्यापार के लिए या छोटे छोटे अन्य कामों के लिए जो जलवाहन माल जलवाहक गुजरते हैं उन्हीं के लिए ये है। लेकिन मुख्य रूप से ये याद रखिएगा कि बृहद झीलें बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनके किनारों पे बहुत सारे जो औद्योगिक क्षेत्र है वे निर्मित हुए हैं। जब आप देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे ये मिलेंगे, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र इनके किनारों पे स्थित हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मिसिसिपी
जलमार्ग, ये भी उन्हीं में से आया, अभी नाम भी आया था, आपने देखा था। मिसिसिपी उनोहियो जलमार्ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आंतरिक भागों तक दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी में जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। ठीक है, मिनियापोलिस तक। अगला है वायु परिवहन। इस वायु परिवहन को एक तरह से इंट्रोडक्शन मान लीजिए, इसमें मैंने पूरे वायु परिवहन के मेन मेन चीज़ें ऐड कर दी हैं। और इतना ही नहीं, इसके द्वारा आप संचार परिवहन पाइपलाइन भी देख सकते हैं। देखिए, वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम सबसे महंगा साधन है, सबसे सस्ता जल परिवहन होगा। वायु परिवहन के माध्यम से बड़े प्राकृतिक अवरोधों को मानव द्वारा विजय प्राप्त कर लिया गया। वर्तमान समय में विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से, याद रखिएगा, 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पट्टी उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विस्तृत मिलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 अक्षांशों के बीच अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड व निम्न आर्थिक विकास के कारण अति सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। पाइपलाइनों का उपयोग तरल एवं गैसीय पदार्थों के आबाद एवं परिवहन के लिए किया जाता है। पाइपलाइनों का, है ना? मैंने अभी बताया ना, संचार परिवहन और वायु परिवहन और इसमें पाइपलाइन तीनों है। एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है, आप लोग देख लीजिए कि दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से क्या होती है, टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। यानी जब तक आपको खुद एहसास नहीं होगा, लाख दुनिया एहसास कराती रहे, वो चीज़ें हो नहीं पाती। और जिस दिन आपको खुद एहसास हो गया ना कि आपको ये चीज़ें करनी है, फिर आप सक्सेस हो जाते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में उदास नहीं होना है। सारी चीज़ें आपके पास हैं और सब जो नहीं है वो भी आएंगी। बस आपको अपना लक्ष्य ध्यान में रख करके अपने निश्चित और निर्धारित समय से जो भी आपके काम हैं उनको करते रहना है नियमित रूप से। अगला, चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। वायु परिवहन हम लोग देख रहे थे, इसी में हम लोग पाइपलाइन तक पहुंचे। पाइपलाइन के आगे देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अलावा यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया तथा भारत में तेल पाइपलाइनों का निर्माण तेल उत्पादक क्षेत्रों तथा तेल शोधकशालाओं या पत्तनों को घरेलू बाजार के मध्य बृहद स्तर पर किया जाता है, इनको जोड़ने के लिए, ताकि बार बार परिवहन के द्वारा यहाँ से वहाँ सामान न ले जाना पड़े, इनके द्वारा आ जाए। ईरान, भारत वाया पाकिस्तान, याद रखिएगा ये पाइपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉसिबल हो जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी होगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण प्रस्तावित है। अभी ये प्रस्तावित है, मतलब हुआ नहीं है, होना है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है ना, हुआ नहीं है। यह विश्व में सबसे अधिक लंबी पाइपलाइन होगी। संचार मानवीय भावों, विचारों, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरा स्थान भेजने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। जब भी हमारे मन के भाव, विचार या ऐसी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, वही क्या कहलाएंगे, संचार। लंबी दूरियों के संचार के लिए मानव ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण है। दूरभाष, सेलफोन, इंटरनेट तथा उपग्रह संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं। विकासशील देशों में उपग्रह द्वारा संभव बनाया गया सेलफोन का उपयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू शुरू में गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क नहीं हो पाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने टेलीग्राम और टेलीफोन का विकास करके, दूरभाष का, बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे जो सूचनाएं हैं वो दुर्गम स्थानों तक बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में पहुंचाई जा सकती। फोन पर बातचीत व संदेश भेजने के साथ साथ टेलीविज़न पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आज उपग्रह संचार सेवा का उपयोग किया जाता है। और जब से उपग्रह संचार सेवा आ गया, तब से तो और आसानी हो गई। इसके पहले थोड़ी मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, अब और आसानी हो गई। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक सूचनाओं का अंतरीकरण से दूर संचार धीरे धीरे कंप्यूटर का हो गया, अंग बन गया, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से एक समन्वित तंत्र का निर्माण हुआ। और जब से इंटरनेट आ गया 20वीं शताब्दी से, मतलब 19 के लास्ट से 2000 के आसपास से, जब से इंटरनेट सुविधा आई, तब से तो बाकी दुनिया ही छोटी हो गई। वर्तमान विश्व में इंटरनेट सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जिसका उपयोग ऑफिस से घर तक प्रत्येक जगह किया जाता है। आज इंटरनेट को हर जगह यूज करते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए, गार्जियन अपने काम के लिए, हर कोई यूज करता है। अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग, अब देखिए, जो हमारे
डोमेस्टिक फ्लाइटें होती हैं, यानी अपने भारत में ही हमें कहीं जहाज़ से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसको हम कह सकते हैं अंतर महाद्वीपीय, यानी किसी देश से उसी सीमा के, उस देश के सीमा के अंदर ही जो वायु परिवहन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% भाग उपयोग करने वाला अकेले कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अफ्रीका, रूस, एशिया और एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहां अभी इनकी सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं हो पाई। ठीक है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 अंशांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं हैं। विरल मतलब होता है कम जनसंख्या, सघन मतलब होता है ज्यादा जनसंख्या। तो विरल है जब ज्यादा लोग ही नहीं है तो वहां जहाज थोड़ी ना उड़ाएंगे, है ना। तो इसलिए वहां पे कम है और इन सेवाओं का लाभ भी वहां के लोग कम लेते हैं। अगला है पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है? देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ लिक्विड ले जाना है, गाड़ी से रखेंगे तो उस पर लादना करना, बचा करके ले जाना, रास्ते में कुछ ना हो जाए। पाइपलाइन अगर जमीन के अंदर हम यहाँ से यहाँ तक बिछा देते हैं, यहाँ जो चीज़ें डाला पाइप के साथ अंदर अंदर वो वहाँ पहुँच गए, है ना। तो अब पाइपलाइन की बात कर ले, इससे तरल गैस यानी कि गैस, लिक्विड, ये ही दो चीज़ें हम एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। लिक्विड में बहुत सारे प्रकार के हैं, उन सभी को इंक्लूड करेंगे। देखिए जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थ, गैसीय पदार्थों के आबाद और प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी पाइपलाइन ही चाहिए, इनका अगर हमें उपयोग करना है तो पाइपलाइन चाहिए, जिससे आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी का आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। न्यूजीलैंड से फर्मों या फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक, देखिए बिग इंच क्या है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुआओं से पूर्वी राज्यों में तेल पहुंचाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, तरल पदार्थों तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस अबाधित रूप से प्रवाहित के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। अब देखिए ये अगर हो गया, अभी तो बना नहीं है, ईरान से भारत तक, तो बीच में पड़ता है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इसको मना करता है। नहीं तो ईरान से अगर भारत तक ये पाइपलाइन आ जाती स्थल मार्ग से, तो सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा ये पाइपलाइन होता। लेकिन बीच में पड़ता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो इस बात से सहमत नहीं होता है क्योंकि वो हमारे शत्रु देश के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए संचार। अब संचार क्या है? किसी एक जगह से दूसरी जगह अपने विचारों को, भावनाओं को या भावों को जो भेजते हैं, प्रकट करते हैं, संचार। लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अपनी अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण है। अभी पहले भी आया था। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। विकासशील देशों में उपग्रह द्वारा संभव बनाए गए सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण संपर्क के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं। आज विकास अद्वितीय गति से हो रहा है। पहला प्रमुख परवेधन ऑप्टिकल फाइबर तारों का है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर तारों के आ जाने से इंटरनेट और संचार व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, इनका विस्तार, और सस्ती भी हो गई हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिकल तारों का समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों की प्रणाली को उन्नत किया है। 1990, याद रखिएगा 1990 के दशक में सूचनाओं के
अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए अगला है संचार उपग्रह। अब संचार उपग्रह देखिए, पहले नीचे नीचे अगर हम तारों के द्वारा टेलीग्राफ होता था, एक जगह से दूसरे में तार फैलाना, फिर उसके द्वारा फिर वो चीज़ें भी दिक्कत होती थी क्योंकि उनके मरम्मत करना, ध्यान देना नहीं हो पाता था उतने अच्छे ढंग से। फिर आया संचार उपग्रह, उपग्रह संचार। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से भी अधिक देशों में लगभग 10,000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। 1970 से जब से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं पूर्वी सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किए गए, पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। यानी आज उपग्रह संचार के माध्यम से पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वो भी हर रूप में जुड़ा हुआ है। इस तकनीकी का प्रयोग द्वारा 500 किमी की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किमी दूरी होने वाली संचार लागत के बराबर है। देखिए पुराने समय में जो डिस्टेंस थे उस डिस्टेंस के हिसाब से ही चीज़ें होती थी। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितनी दूरी आपको टेलीग्राफ करना है तो तारों का उतना संचार जाल बनाना पड़ता था। आज हमारे पास देखिए जो उपग्रह संचार व्यवस्था है, इसमें हम देख सकते हैं कि 500 किलोमीटर की दूरी 5000 के बराबर हो गई है। यानी 5000 दूरी जो हुआ करती थी पहले, उसको हमने 500 किलोमीटर की दूरी में संक्षेप में निपटा दिया है, मतलब कि कर दिया है। किसके आने के कारण? संचार उपग्रह के आने। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत भी बड़े कदम उठाया। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1979, भास्कर फर्स्ट 1979 तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि भारत के 2 संचार उपग्रहों के नाम बताइए, तो इसलिए ये याद रखिएगा। बहुत देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी, वैसे तो पूरी लाइनें इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वे लाइन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। 18 जून 81 को एप्पल एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट का प्रशिक्षण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर चैलेंजर तथा इनसेट बी ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावित बना दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। देखते हैं ना हम लोग न्यूज़, तो उसमें चारों महानगरों के तापमान और कैसा रहेगा मौसम का हाल। जैसे आज बारिश हो रही है तो बताएंगे कि आज संभावनाएं ऐसी हैं तो ऐसी हैं, ये सारी चीज़ें। अब आता है साइबर स्पेस इंटरनेट। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तहलका मचा हुआ है तो वो साइबर स्पेस इंटरनेट का ही है। इसके आने के कारण तो लोगों का जीवन ही जैसे क्या हो गया, एकदम हम कह लें कि आसान हो गया। हर चीज़ आपके पास ही होती है, मोबाइल आपके पास है, पूरी दुनिया आपके पास रहती है। देखिए साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेब जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत्ति है। याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब किसका है और कंप्यूटरीकृत है, ये याद रखिएगा। शारीरिक संरचना संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय आंकिक दुनिया है। बिना शारीरिक श्रम किए, बिना कोई शारीरिक श्रम नहीं करना है, बस कंप्यूटर पे क्या करना है, सूचनाओं को लेना है। किस रूप में? इलेक्ट्रिक रूप में। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में उड़ते जहाज़ों में, वास्तव में कहीं भी हो सकता है। आज इंटरनेट का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं कर रहे हैं, जहाँ रहते हैं वहीं बैठ के इंटरनेट चलाना शुरू करते हैं। ये अलग की बात है, कहीं नेटवर्क कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन अगर जहाँ पे भी है वहाँ उसके अनुकूल अगर नेटवर्क है तो हम कुछ भी चलाते रह रहे हैं, चल रहा है ना। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं।
साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, वाणिज्यिक ईमेल, फैक्स, टेलीग्राम या फैक्स सॉरी वाणिज्यिक ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स हो गया, टेलीग्राम हो, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अत्यधिक लोगों तक पहुंचेगा। पहुंच ही रहा है। आज आप देख सकते हैं कि जो हमारी टीवियाँ पहले हुआ करती थी, अब टीवी भी स्मार्ट होने लगी हैं। स्मार्ट टीवी यानी आप टीवी में भी जो आपको देखना है वही बोलेंगे। मान लीजिए आपकी टीवी में यूट्यूब कनेक्ट हो गया, तो आप जो बोलेंगे वही दिखाएगा ना। पहले क्या आता था, नेशनल या जो भी हम चैनल देखा करते थे तो उस पे जो देगा वही हम देख सकते थे। आज आप स्वतंत्र हैं कि टीवी में भी कुछ भी देख सकते हैं अपने अनुसार, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। आज हम लोग 2 मिनट का रिवीजन करके देख लें। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, आंतरिक जलमार्ग देखा ना सबसे पहले। आंतरिक, अभी आगे आप लोग एमसीक्यू जरूर देखेंगे। हाँ, आगे अभी आपका एमसीक्यू, शॉर्ट लॉन्ग, ये सारे क्वेश्चन है। जलमार्ग, वायुमार्ग और इसके बाद संचार, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी। हम इसके बाद देखेंगे एमसीक्यू, फिर शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका होमवर्क आपके प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर। किस सड़क परिवहन की स्थलाकृति का उपयोगी साधन है, किसका है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है। ये सारे आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं होमवर्क के रूप में। ये भी है आपके होमवर्क के रूप में, तो इनका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। जो भी आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है आप उनका है आंसर दीजिए, नहीं तो अगले सेशन में इसका आंसर आपको बताया जाएगा। देखिए 15/7/2024 को जो ज्योग्राफी यानी कि लेक्चर नंबर 4 गया था, आप उसके देख सकते हैं कि आंसर ये रहे CABCD। और इसी प्रकार आने वाले क्लास में जो आज की लेक्चर हैं उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये ज्योग्राफी का है, कब का है, 15 तारीख का, लेक्चर नंबर 4 का ना, लेक्चर नंबर 4 का। चलिए आगे देखिए। अब हम यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, उपग्रह संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपग्रह संचार है, ऐसा नहीं कि बस संचार पे आप लिख के चले आइए, सैटेलाइट पे लिखना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी जाएं बाहर तो इन चीज़ों को लेकर के ध्यान दें। ये प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साइबर स्पेस इंटरनेट के लाभों का विवेचन कीजिए अथवा साइबर स्पेस की उपयोगिता समझाइए। देखिए साइबर स्पेस अभी मैंने आपको पढ़ाया, अब उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, किस रूप में हो सकते हैं, वही लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग को संक्षेप में लिखिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, थोड़ी रेगिस्तान है, आपने देखा था बस जो आपके पूर्वी और जो दक्षिणी तट होते हुए जाता है वही थोड़ा सा आपके हैं, तो इनमें आप अच्छे से देख लेंगे। अगली क्लास जो होगी आपकी, जो अगली क्लास होगी वह अध्याय 9। और नहीं, टेस्ट एक्चुअली अभी इस चैप्टर का टेस्ट नहीं लिया ना मैंने। चलिए अगले आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। अगला जो आपका होगा वो क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट और रिवीजन, ठीक है। अगला जो भी क्लास आपका होगा वो टेस्ट और रिवीजन के रूप में होगा। तो अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो स्टडी भारत आर्ट्स के रूप में आप देख सकते हैं, यह आपका चैनल है स्टडी भारत आर्ट्स यूट्यूब चैनल। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग पुराने हैं वो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी आपको क्लास।
ये है आपका टेलीग्राम चैनल का QR कोड, ये है आपका टेलीग्राम चैनल स्टडी भारत आर्ट्स। आप अपने इस टेलीग्राम चैनल पे इस लिंक के द्वारा भी जा सकते हैं, जहाँ मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री में सारे क्लास की लेक्चर PDF। ठीक है, सभी क्लास के फ्री PDF ये रहे लेक्चर आपके, और क्लास के भी सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर विजिट करें अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के स्टडी भारत आर्ट्स पे, जहां आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर, और ये रहा टेलीग्राम का लिंक जहां से आपको मिलेंगी इन सभी वीडियो के PDF। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं चैनल पे, उन सभी के PDF यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जो भी अगला चैप्टर होगा उन सभी को हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 2 बार में, 3 बार में वो पूरा चैप्टर कवर हो जाए, जिससे आप लोग जल्द से जल्द इनको तैयार कर सकें। तो अगला जो लेक्चर है वो है टेस्ट पे ज्योग्राफी का अगला जो चैप्टर होगा, मतलब ये लेक्चर होगा, वो टेस्ट और रिवीजन पे होगा 1 शॉट। तो देखना ना भूलें अगले जो लेक्चर हैं उसको। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। और रात्रि तो भी आई नहीं है, तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय।